12 अगस्त 1997 मुंबई के जुहू इलाके की बात है। सुबह का समय था। छोटी सी गली में मौजूद एक शिव मंदिर के सामने 3 लोग काफी देर से खड़े थे। वे पूजा करने नहीं आए थे, वे किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि जिस आदमी का इंतजार है वो आज भी आएगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों से उस व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा था। करीब 10:10 पर वो व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा और पाँव में सफेद चप्पल पहनकर गाड़ी से उतरता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। वो अंदर जाता है, आराम से पूजा करता है, भगवान शिव के सामने सिर झुकाता है और फिर लगभग आधे घंटे बाद मंदिर से बाहर निकलता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आदमी अपनी कार की तरफ बढ़ता है, उसके कान पर अचानक से कुछ ठंडा सा महसूस होता है। दरअसल मंदिर से निकलते ही एक लंबे बाल वाले आदमी ने पीछे से आकर उनके कान पर बंदूक तान दी थी। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पूजा कर ली, बाकी पूजा अब ऊपर जाकर करना। और अगले ही पल गोली चल जाती है। पहली गोली उस व्यक्ति के सिर को छूती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाता है, उसके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है, लेकिन गिरने के बावजूद उसने उठने की कोशिश की। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि दिन दहाड़े मुंबई की सड़क पर कोई उसे मारने आया है। लेकिन तभी 2 और हथियारबंद लोग सामने से आ जाते हैं और फिर गोलियों की बारिश होती है। 1, 2, 3 नहीं, पूरी 16 गोलियां। सिर, गर्दन, पीठ, शरीर को छलनी कर दिया गया था। खून सड़क पर फैल रहा था चारों ओर। उनका ड्राइवर बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे भी पांव में गोली मार दी जाती है। कुछ ही सेकंड में सारा खेल खत्म हो गया था। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बंदूक दिखाकर वहां से उसे उतारते हैं और टैक्सी छीनते हैं और भीड़ के सामने से फरार हो जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में दिन दहाड़े इतनी बड़ी हत्या और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था। वो था भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज का मालिक और संस्थापक गुलशन कुमार। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि गुलशन कुमार की हत्या किसने की। सवाल ये था, उन्हें मरवाना कौन चाहता था? क्या वजह सिर्फ रंगदारी थी, या इसके पीछे मुंबई अंडरवर्ल्ड था, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री की आपसी रंजिश, या इन दोनों का खतरनाक गठजोड़? ये वही दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था। फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, बिल्डर, बड़े बिजनेसमैन, हर किसी ना किसी को किसी गैंगस्टर का फोन आता और दूसरी तरफ से सिर्फ एक मांग की जाती, पैसे भेजो। इसे प्रोटेक्शन मनी कहा जाता था। अगर पैसे दे दिए तो कारोबार चलता रहता, और अगर मना कर दिया तो अंजाम अखबारों में सुर्खियां बनता था। साल 1994 में फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी की हत्या इसी दौर में हुई। इसी दौर में निर्देशक राजीव राय पर हमला होता है। सुभाष घई को कई धमकियां दी जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम लगातार निशाने पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स और उस दौर की पुलिस जांच के मुताबिक इनमें से कई मामलों के तार दाऊद इब्राहिम के गैंग से और उसके करीबी जो लोग थे उनसे जुड़ते हैं। यानी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर सिर्फ कैमरे का नहीं, बंदूक का भी असर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई? वो तो फिल्मों के हीरो भी नहीं थे, न ही कोई नेता थे, बिल्डर भी नहीं थे और न ही गैंगस्टर थे। फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दिल्ली के दरियागंज की एक छोटी सी दुकान से, जहां एक लड़का अपने पिता के साथ जूस बेचता था। उसे शायद खुद भी तब ये नहीं पता था कि एक दिन वो भारत का कैसेट किंग कहलाएगा और उसे इस कामयाबी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। 11 जुलाई 1983 में यही वो दिन था जब गुलशन कुमार ने टी सीरीज की शुरुआत की। टी सीरीज में टी का मतलब था त्रिशूल। उस दौर में संगीत सुनना आज जितना आसान नहीं था। महंगे रिकॉर्ड्स और कैसेट आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। गुलशन कुमार ने यही बाजार समझा। उन्होंने आम कीमत पर ऑडियो कैसेट मुहैया कराए। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा। बिजनेस चला तो उन्होंने अपना म्यूजिक बनाने की सोची। शुरुआत भक्ति संगीत से की गई, फिर फिल्मी संगीत, और देखते ही देखते टी सीरीज पूरे देश में फैल गई।
संगीत अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, छोटे कस्बों और गांव तक भी पहुंचने लगा था। यही वजह है कि संगीत उद्योग के कई जानकार गुलशन कुमार को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने भारतीय म्यूजिक बिजनेस का मॉडल ही बदल दिया। तब एक फिल्म आई थी, कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का संगीत सफल रहा, लेकिन असली विस्फोट हुआ 1990 में। फिल्म थी आशिकी। नदीम श्रवण का म्यूजिक था, कुमार शानू की आवाज थी और टी सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन। एल्बम ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यहीं से नदीम श्रवण की जोड़ी पूरे देश में छा गई। कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, बाद में सोनू निगम, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार, ऐसे कई कलाकारों को बड़ा मंच मिला टी सीरीज पर। गुलशन कुमार की एक खास पहचान तब बन गई थी। वे नए कलाकारों पर दांव लगाते थे, किसी एक नाम पर हमेशा निर्भर नहीं होते थे। एक कलाकार अगर स्थापित हो जाए, वो बड़ा बन जाए, तो वे अगले नए चेहरे की तलाश शुरू कर देते थे। यही टी सीरीज की सबसे बड़ी ताकत भी बन गई। कुछ ही सालों में टी सीरीज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर कंपनी बन चुकी थी। उस समय करीब 65% म्यूजिक मार्केट पर टी सीरीज का प्रभाव था, उसका कब्जा था, और बाकी बचे 35% में दूसरी इंडस्ट्रीज थी, दूसरी कंपनियां थी। मतलब अगर किसी फिल्म या एल्बम के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीद लिए तो उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक हो जाएगी, और अगर टी सीरीज किसी एल्बम को प्रमोट ना करे तो उसके सफल होने की संभावना काफी कम हो जाती थी। साल 1997 में संगीतकार नदीम सैफी अपना एक नॉन फिल्मी एल्बम लेकर के आए जिसका नाम था हाय अजनबी। हालांकि नदीम कमाल के म्यूजिक देते थे, लेकिन वो सिंगर उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन नदीम को उम्मीद थी कि टी सीरीज उसे बड़े स्तर पर उनकी इस एल्बम को प्रमोट करेगी, और टी सीरीज ने कुछ गानों को प्रमोट किया भी, लेकिन वो चले नहीं। कंपनी को घाटा हो गया, तो गुलशन कुमार ने एल्बम के बाकी गानों को प्रमोट करने से मना कर दिया। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार के मुताबिक गुलशन कुमार का कहना था, हमने प्रमोशन किया लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। हमारे पास पहले से बहुत सारे म्यूजिक राइट्स थे, हर एल्बम को बार बार प्रमोट करना मुमकिन नहीं था। लेकिन नदीम को लगा कि गुलशन कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है। यहीं से रिश्तों में दरार आने लगी। इसी दौरान एक और विवाद सामने आया। बताया गया कि गुलशन कुमार ने धीरे धीरे उन फिल्मों के म्यूजिक राइट्स खरीदने कम कर दिए जिसमें नदीम श्रवण संगीत दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नदीम श्रवण अब एक बड़ा नाम बन चुके थे, और गुलशन कुमार की तो आदत थी कि वो हमेशा नए टैलेंट को खोजते थे, उसको मौका देना पसंद करते थे। वैसे अगर उस समय की बाजार की स्थिति देखें तो किसी भी संगीतकार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी अगर किसी के गाने को प्रमोट ना करे, उसको ना खरीदे, तो उसका असर सीधे सीधे उसके बिजनेस पर पड़ना ही था। यहीं से तनाव बढ़ने लगा। इसी बीच एक और मोर्चा खुल चुका था। गुलशन कुमार को एक फोन आता है। किशन कुमार के कोर्ट में दिए बयान और उस समय की जांच के मुताबिक ये फोन कॉल 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास आया था। आरोप है कि फोन करने वाला अबू सलेम था। उसने प्रोटेक्शन मनी की मांग की, और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक गुलशन कुमार ने पैसे दिए भी, कई लाख रुपए। इसके बाद दोबारा फोन आता है और कथित तौर पर बड़ी रकम की मांग की गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये रकम 10 करोड़ तक बताई गई है। इस पर गुलशन कुमार ने कहा कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा करा दूं। वैसे बता दूं कि आज भी टी सीरीज की तरफ से वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रोजाना भंडारा लगाया जाता है। वापस आते हैं अब कहानी पर। फोन पर पैसों की मांग के साथ ही गैंगस्टर ने नदीम के एल्बम को लेकर भी कुछ सवाल किए। उसने पूछा कि आखिर क्यों गुलशन कुमार उस एल्बम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और राइट्स क्यों नहीं खरीदे हैं। 4 दिन बाद यानी 9 अगस्त के आसपास एक और फोन कॉल आता है, और इस बार लहजा और ज्यादा सख्त था। किशन कुमार के मुताबिक फोन पर कहा गया, ना तो तुम हमें पैसे दे रहे हो और ना ही तुम पुलिस के पास जा रहे हो। लगता है तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ऐसी धमकियां मिलने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन गुलशन कुमार ने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि अगर पुलिस तक बात पहुंची तो अंडरवर्ल्ड से सीधी दुश्मनी हो जाएगी, और उन्हें लगा कि शायद मामला बातचीत से ही शांत हो जाएगा। लेकिन ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। बाद में तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह भी कहा था
कि गुलशन कुमार ने सरकार या पुलिस को कभी औपचारिक रूप से ये बात बताई ही नहीं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी। अगर शिकायत दर्ज होती तो शायद सुरक्षा व्यवस्था अलग होती और ऐसा कुछ ना होता। 9 अगस्त के बाद से ही मुंबई में कुछ लोग चुपचाप शिव मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर नजर रखने लगे थे, जो रोज वहां पूजा करने आते थे। अब उन्हें पता था कि गुलशन कुमार कब आते हैं, कब लौटते हैं, उनके साथ गार्ड कब होता है और कब नहीं। और फिर आया 12 अगस्त 1997 का वो दिन, जब 3 हमलावरों ने गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी। जैसे ही गुलशन कुमार की हत्या की खबर फैलती है, लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। उसी दिन परिवार गुलशन कुमार का पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली आ गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में वो सभी लोग शामिल हुए जिन्हें गुलशन कुमार ने मौका दिया था, शोहरत दिलाई थी, उनका बड़ा नाम किया था, जैसे कि कुमार शानू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज और संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंची थी। लेकिन इनमें सिर्फ एक आदमी नहीं था, और वो था नदीम सैफी। हत्या के सिर्फ 4 दिन बाद 16 अगस्त 1997 को मुंबई पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिलती है। पुलिस ने अबू सलेम गैंग से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार किए। एक का नाम था जावेद और दूसरे का रफीक। पूछताछ शुरू हुई और यहीं से जांच का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब तक पुलिस सिर्फ ये जानती थी कि 3 शूटरों ने दिन दहाड़े हत्या की थी, लेकिन अब सवाल था कि इस वारदात के पीछे कोई रंजिश थी या सुपारी किलिंग थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में जो कहानी सामने आती है उसने पूरे देश को चौंका दिया। जांच एजेंसियों का दावा था कि उस हत्या की साजिश मुंबई में नहीं, दुबई में रची गई थी। बताया गया कि मई 1997 में दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के ऑफिस में एक बैठक होती है और इस मीटिंग में कथित तौर पर मौजूद थे अनीस इब्राहिम, अबू सलेम और उसका करीबी सहयोगी फहीम। पुलिस का आरोप था कि इसी बैठक में गुलशन कुमार को सबक सिखाने की योजना बनाई गई। आप समझ रहे हैं कि यहाँ सबक सिखाने से क्या मतलब है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मीटिंग पर कई बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहली बात यह थी कि जो रकम अंडरवर्ल्ड ने मांगी थी वो पहली तो मिल गई थी, लेकिन उसकी दूसरी किश्त गुलशन कुमार ने चुकाने से मना कर दिया था, देने से मना कर दिया था। दूसरी ये थी कि नदीम श्रवण के संगीत को उसी स्तर पर प्रमोट करने से मना कर दिया गया था। और तीसरी ये कि उन फिल्मों के म्यूजिक राइट्स खरीदना लगभग बंद कर दिया गया था जिसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक होता था। याद रखिए, उस दौर में टी सीरीज भारतीय म्यूजिक मार्केट के लगभग 65% हिस्से पर कब्जा रखती थी। अगर टी सीरीज किसी एल्बम या फिल्म का म्यूजिक नहीं खरीदे तो उसके बड़े स्तर पर सफल होने के चांसेस बहुत कम थे। पुलिस का दावा है कि यही विवाद धीरे धीरे एक खूनी साजिश में बदल गया। जांच के मुताबिक इसी बैठक में 3 शूटरों को सुपारी देने का फैसला भी किया गया और कुछ महीने बाद 12 अगस्त 1997 को मुंबई के उस छोटे से शिव मंदिर के बाहर इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद पुलिस ने एक एक कर शूटरों को तलाशना शुरू किया। इसी दौरान गिरफ्तार हुआ अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट। पुलिस के मुताबिक दाऊद मर्चेंट अबू सलेम और डी कंपनी का बेहद करीबी था। पूछताछ में उसने कथित तौर पर साजिश से जुड़ी कई जानकारियां भी दी। जांच आगे बढ़ी और तभी सामने आया एक और नाम, एक ऐसा नाम जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। यह नाम था रमेश तौरानी का। ये हैं टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्रीज के मालिक। मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद शूटरों को 25 लाख रुपए दिए गए। इसी आधार पर रमेश तौरानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और साजिश का आरोपी बना दिया गया। उस समय मीडिया में टी सीरीज और टिप्स के बीच कारोबारी जो प्रतिद्वंदिता थी वो खूब जोरों पर थी। इसकी चर्चा भी हुई, लेकिन जांच में आरोप लगाना और अदालत में आरोप साबित होना ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। पूरी जांच के बाद पुलिस ने इस केस में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया। चार्जशीट दाखिल होती है, मामला कोर्ट में पहुंच गया। उधर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो था संगीतकार नदीम सैफी का। यही वो इंसान था जिसे कभी गुलशन कुमार ने बहुत बड़ा मंच दिया। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, ऐसी फिल्मों का संगीत नदीम और श्रवण की जोड़ी ने दिया था और ये जोड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी। लेकिन अब उसी नदीम का नाम देश के सबसे चर्चित हत्याकांड से जुड़ गया था। गुलशन कुमार की हत्या के बाद नदीम भारत छोड़कर भाग गया था, विदेश चला गया। शुरुआत में कहा गया कि वो वापस आएगा, जांच में सहयोग भी देगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भारत सरकार ने ब्रिटेन से कई बार उसके प्रत्यार्पण की मांग भी की,
कोशिश भी हुई, लेकिन ब्रिटिश अदालतों ने ये कहते हुए प्रत्यार्पण से इनकार कर दिया कि भारत की ओर से जो सबूत पेश किए गए हैं वो प्रत्यार्पण के लिए पर्याप्त नहीं है। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता भी हासिल कर ली और फिर वो कभी भारत लौटकर आया ही नहीं। जब आया नहीं तो अदालत के सामने पेश भी नहीं हुआ। अहम बात यह है कि भारतीय अदालत ने इस मामले में नदीम को कभी दोषी ठहराया भी नहीं। उसके खिलाफ आरोप तो लगे, लेकिन कानूनी रूप से उसके खिलाफ दोष सिद्ध ही नहीं हुआ। दूसरी ओर नदीम के साथी श्रवण को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया गया, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। वो बेदाग बच गए। इसी वजह से उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया गया। बाद में श्रवण ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था कि नदीम ऐसा कोई कदम भी उठा सकते हैं। अब सवाल था अबू सलेम का। चार्जशीट में उसका नाम था। पुलिस का आरोप था कि धमकियां देने और साजिश रचने का जो काम था वो इसी का था। लेकिन सबसे बड़ा कानूनी मोड़ अभी बाकी था। 2005 में अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया, प्रत्यार्पण हुआ। लोगों को लगा कि गुलशन कुमार हत्याकांड का ट्रायल भी चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण था प्रत्यार्पण समझौता। भारत और पुर्तगाल के बीच जो समझौता हुआ था प्रत्यार्पण को लेकर, उसके मुताबिक अबू सलेम पर सिर्फ उन्हीं मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता था जो प्रत्यार्पण लिस्ट में शामिल थे, रिक्वेस्ट में शामिल थे। गुलशन कुमार हत्याकांड उस लिस्ट का हिस्सा था ही नहीं, उस लिस्ट में इसको शामिल ही नहीं किया गया। और यही वजह रही कि चार्जशीट में नाम होने के बावजूद इस केस में अबू सलेम पर मुकदमा चला ही नहीं, जबकि वो उस समय मुंबई में ही जेल में बंद था जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। लेकिन वहां केवल अबू सलेम के नाम के सामने एब्सेंट लिख दिया गया। उधर मुकदमा आगे बढ़ता रहा। लंबी सुनवाई के बाद विशेष टाडा अदालत ने 2001 में अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने माना कि उसने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। वहीं सबूतों के अभाव में रमेश तौरानी समेत बाकी 18 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन इस केस का एक और अध्याय अभी बाकी था। दाऊद मर्चेंट, जिसे उम्र कैद मिली थी, बाद में वो पैरोल पर बाहर आता है और फरार हो गया। हालांकि कुछ समय बाद वो भारत बांग्लादेश सीमा के पास से उसे बीएसएफ ने दोबारा गिरफ्तार किया। वो भागने की फिराक में था। इस केस में अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को सजा मिली, लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने कथित मास्टरमाइंड बताया था, हत्या का जिम्मेदार बताया था, उनमें से कोई भी इस केस में किसी को कोई सजा हुई नहीं। नदीम कभी भारत वापस आया ही नहीं। और इसी तरह अबू सलेम का जो नाम था वो चार्जशीट में था, लेकिन पुर्तगाल के साथ हुए समझौते की कानूनी शर्तों के कारण गुलशन कुमार हत्याकांड में उस पर मुकदमा चला ही नहीं। समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कई दावे सामने आते रहे कि विदेश में रहने के दौरान नदीम को डी कंपनी का संरक्षण मिला हुआ था। कहा तो ये भी गया कि जब वो लंदन में था तब दाऊद इब्राहिम ने ही उसका रहने का इंतजाम किया था। लेकिन इन सब के बीच गुलशन कुमार की सबसे बड़ी विरासत आज भी जिंदा है। टी सीरीज़ की जिम्मेदारी परिवार ने संभाल ली। आज गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार, उनकी बेटी तुलसी और बाकी परिवार इस कंपनी को संभाल रहा है। एक समय जो कंपनी ऑडियो कैसेट बेचती थी, आज वही कंपनी फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और दुनिया भर में म्यूजिक बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गिनी जाती है। यही नहीं, साथ ही यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रखने वाली जो चैनल्स हैं उनमें से एक टी सीरीज़ है। तो ये थी कहानी गुलशन कुमार हत्याकांड की। कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ आप ज़रूर साझा कीजिए। कड़क फाइल्स में हम ऐसी ही और भी कहानियाँ, ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष। कैमरे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था मेरे साथी नकुल और विमल ने। धन्यवाद।